हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, डी ऑप्शन है गुरु नानक देव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिमवें गुरु थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो गुरु नानक देव थे ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गलन, बी ऑप्शन है वाष्पन, सी ऑप्शन है क्वथनांक, डी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पन कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है चंडीगढ़ में, बी ऑप्शन है अमृतसर में, सी ऑप्शन है जालंधर में, डी ऑप्शन है अंबाला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है। ए ऑप्शन है 8 मिनट, बी ऑप्शन है 5 मिनट, सी ऑप्शन है 4 मिनट, डी ऑप्शन है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन है आयनन द्वारा, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किससे होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है एडिसन ने, बी ऑप्शन है जेम्स वाट ने, सी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी ने, डी ऑप्शन है टेलर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो एडिसन ने किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हेम्फ्री डेवी ने किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट ने किया, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है वोल्टा ने, बी ऑप्शन है फैराडे ने, सी ऑप्शन है मार्टिन कूपर ने, डी ऑप्शन है मैक्सवेल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, तो मार्टिन कूपर ने किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न की सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है भागलपुर, डी ऑप्शन है सीवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना की प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अधिक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
9 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन गैस है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कॉपर पाइराइट कैसा खनिज है। जो कॉपर पाइराइट है ये कैसा खनिज है आपको बताना है। ए ऑप्शन है धात्विक, बी ऑप्शन है अधात्विक, सी ऑप्शन है ईंधन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कॉपर पाइराइट कैसा खनिज है। तो जो कॉपर पाइराइट है ये धात्विक खनिज है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कॉपर पाइराइट के निष्कर्षण से क्या मिलता है, तो कॉपर मिलता है, जिसे हम लोग तांबा भी बोलते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो ये देहरादून है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल खट्टे फल जैसे नींबू संतरा में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना कहाँ है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतीहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना कहाँ है। तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हम बकरी का मांस खाते हैं तो तब हम हैं। ए ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, बी ऑप्शन है द्वितीय उपभोक्ता, सी ऑप्शन है तृतीय उपभोक्ता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं कौन से उपभोक्ता में आएंगे। जब हम बकरी का मांस खाएंगे तो द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। और हरे पेड़ पौधों को कौन खाती है, बकरी खाती है। तो यहाँ पे जो बकरी है वो प्राथमिक उपभोक्ता होगी। और बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खा रहा है यहाँ पे। तो मनुष्य यहाँ पे कौन सा उपभोक्ता होगा, तो द्वितीय उपभोक्ता होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव, सी ऑप्शन है गैस, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मनुष्यों का शरीर होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन है 212, बी ऑप्शन है 206, सी ऑप्शन है 202, डी ऑप्शन है 200। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में
कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 हड्डियां पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है। ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के कारण, डी ऑप्शन है मिट्टी की लवणता के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ किसके कारण से होता है, तो जल के अभाव के कारण से होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ऑटोसोम, बी ऑप्शन है लिंक क्रोमोसोम, सी ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो ऑटोसोम कहते हैं, क्योंकि जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं वो स्त्री पुरुष में समान होते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, पुरुष और स्त्री में अलग होता है। पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है, और स्त्री में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों में समान होते हैं, जिसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो दोनों में अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए पुरुष में होता है एक्स वाई और स्त्री में क्या होता है एक्स एक्स, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है कांग्रेस ने, बी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी ने, सी ऑप्शन है जनता दल ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो कांग्रेस ने दिया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था, तो ये 7 गुणों का अध्ययन किया था, आनुवांशिक गुणों का। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहा का भार ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है, तो लोहा का भार बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबको यहाँ पे रक्त दे सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है ए बी, डी ऑप्शन है ओ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, तो जो ये ओ है ये क्या कर सकता है, सबको रक्त दे सकता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चेक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है। ए ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, बी ऑप्शन है पुलिस दस्ता, सी ऑप्शन है पादरी वर्ग, डी ऑप्शन है श्रमिक वर्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है, तो चेका क्या है, ये पुलिस दस्ता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है मृतजीवी, डी ऑप्शन है सर्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, ये शाकाहारी कहलाते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन? तो लाल, हरा और नीला, ये तीनों क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी प्राथमिक रंग है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है जापान से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है वियतनाम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेशम मार्ग के द्वारा ही एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है पीला, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है आसमानी, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो लाल दिखाई देता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1973 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। तो 1971 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग इसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए और उसका रिविजन करते रहिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेपाल की मुद्रा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन है टाका, बी ऑप्शन है रुपया, सी ऑप्शन है डॉलर, डी ऑप्शन है पाउंड। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।